स्वागत है सभी का प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत कम शब्दों में बहुत छोटी कहीं ना कहीं टॉपिक पे हम लोग वीडियो लेके कहीं ना कहीं चल रहे हैं। जैसे अभी आपकी जितनी परीक्षाएं आने वाली हैं, ये सारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, भारत में स्थापत्य कला की बात करें। हम लोग किसकी बात करें? भारत में स्थापत्य कला का। ठीक है ना। स्थापत्य कला की शुरुआत जो करेंगे वो वैसे तो अगर देखा जाए तो हम लोग कहीं ना कहीं मौर्य वंश के शासनकाल से करते हैं कि मौर्य वंश के शासनकाल में सबसे पहले कहीं ना कहीं नमूने देखने को मिलेंगे स्थापत्य कला के। ठीक है। जबकि स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल जो है ये शाहजहाँ के काल के कहीं ना कहीं शाहजहाँ के काल को कहीं ना कहीं हम लोग मानेंगे स्वर्णिम काल। लेकिन स्थापत्य कला का विकास जो है वो कब से हुआ है, कहाँ से हुआ है, क्या क्या चीज़ें कहीं ना कहीं रही हैं, तो कुछ तथ्य से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है, उनको हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। जैसे स्थापत्य कला को पढ़ेंगे, वास्तुकला को पढ़ेंगे और संगीत कला को पढ़ेंगे। स्थापत्य कला होगा, वास्तुकला होगा, संगीत कला होगा। बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, हम लोग डीप क्लास नहीं कर रहे हैं। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि वन लाइनर कहीं ना कहीं तरीके से आपको कहीं ना कहीं टॉपिक खत्म कराया जाए। ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, स्थापत्य कला का विकास जो होता है वो हम तो वैसे अगर पढ़ेंगे तो मौर्य काल से करेंगे, लेकिन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से कहीं ना कहीं चीज़ें देखते हैं। हड़प्पा कालीन से या हड़प्पा सभ्यता से यहाँ पर वास्तुकला से संबंधित जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इनसे संबंधित कहीं ना कहीं चीज़ देखते हैं। जैसे आपसे बोलेगा ये सभागार हो गया, स्नानागार हो गया, आपका अन्न के भंडारण हो गया, आपके घरों का निर्माण हो गया, आपका ये सब आपके स्थापत्य कला जो है ये किससे संबंधित है? या हड़प्पा कालीन है। यहाँ पर जैसे चबूतरे का निर्माण हो गया, सीढ़ियों का निर्माण हो गया, अन्नागारों का निर्माण हो गया, कब्रिस्तान का निर्माण हो गया, R37 कब्रिस्तान हो गई, आपके नाव वगैरह का निर्माण हो गया, बंदरगाह जो कहीं ना कहीं लोथल हुआ करता है। ये जो चीज़ें हैं ये सब कहीं ना कहीं वास्तुकला से संबंधित हैं और ये किससे? हड़प्पा कालीन है। तो ध्यान रखना, सभा भवन हो जाएगा, स्नानागार, अन्न के भंडार, घरों का निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, जीना वगैरह आदि, नाली का कहीं ना कहीं कच्ची ईंटों का, पक्की ईंटों के कहीं ना कहीं साक्ष्य मिले हैं, वो हमें कहाँ से? सैंधव सभ्यता से कहीं ना कहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है। आगे आप देखेंगे तो बोल रहा है वह स्थान जहां बौद्ध संगम निवास करते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वह स्थान जहां बौद्ध संघ जो निवास करते हैं, तो बौद्ध संघ जहां निवास करते हैं उसको बिहार कहते हैं। जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं, जहां बौद्ध संघ के लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं? बिहार कहते हैं। ठीक है। भारत में नागर शैली से निर्मित प्रमुख भवन या मंदिर कौन से हैं? तो नागर शैली, जैसे मैंने बोला कि उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने होते हैं वो सारे के सारे नागर शैली से निर्मित मंदिर होते हैं। दक्षिण भारत के जितने मंदिर होते हैं वो सारे के सारे द्राविड़ शैली से कहीं ना कहीं निर्मित मंदिर होते हैं। हम लोगों ने गुप्तकालीन कहीं ना कहीं समय में सबसे पहले मंदिर निर्माण प्रक्रिया के बारे में जाना था। दशावतार मंदिर के बारे में बताया था हम लोगों ने। ठीक है। कानपुर में भीतर गांव के बारे में बताया था, गाजीपुर में भीतरी गांव के बारे में बताया था। हम लोग डीप में जान चुके हैं, लेकिन फिर भी वन लाइनर कहीं ना कहीं हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब कहीं ना कहीं जो परीक्षा है उसमें कहीं ना कहीं सीधे कहीं ना कहीं क्वेश्चन के तौर पर ये आपको कहीं ना कहीं मिलने की संभावना है। ठीक है। तो क्या बोला? नागर शैली से निर्मित मंदिर जो है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि कंदरिया महादेव मंदिर जो है, तो ये आपका कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है ये आपका माउंट आबू राजस्थान में, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में देखने को मिलेगा। किस शैली से निर्मित मंदिर है? ये नागर कला शैली से निर्मित, नागर शैली से निर्मित मंदिर है। ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करेंगे तो कोणार्क सूर्य मंदिर बेटा आपका उड़ीसा में है। मैंने आपको बताया, बताओ भाई, कोणार्क सूर्य मंदिर को व्हाइट पेंगोड़ा कहते हैं, ब्लैक पेंगोड़ा कहते हैं? कमेंट में आप इस चीज को कहीं ना कहीं बताइए। ठीक है ना। तो कोणार्क सूर्य मंदिर को क्या कहते हैं? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये भी आपका नागर शैली से संबंधित है। ठीक है ना। आगे अगर हम देखें तो आगे बोल रहा है नागर शैली वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नागर शैली की वास्तुकला की प्रमुख विशेषता वर्गाकार स्तंभ वाला मंडप होता है। यहाँ पर एक तो सबसे अच्छी कहीं ना कहीं जो उत्तम श्रेष्ठ का कहीं ना कहीं जो विशेषता, वर्गाकार का कहीं ना कहीं स्तंभ वाला एक मंडप देखने को इन मंदिरों में देखने को मिलेगा। शिखर पर आमलक देखने को मिलता है। जो शिखर होता है, इस शिखर पर आपको क्या देखने को मिलेगा? आमलक देखने को यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है? ये शिखर युक्त मंदिर होते हैं, और शिखर युक्त मंदिर होते हैं, इनके शिखर पर क्या होता है? आमलक होता है। ठीक है ना। आगे आते हैं, यहाँ पर गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है। जैसे मैंने बोला बहुत सारे मंदिर होते हैं, एक ये मंदिर हो गया, एक मंदिर ये हो गया, एक मुख्य मंदिर जो होता है, एक मुख्य मंदिर जो होता है, तो इसी मंदिर में कहीं ना कहीं एक रेखीय शिखर होता है। मुख्य मंदिर में एक रेखीय शिखर होता है। यही कहीं ना कहीं क्या होता है? गर्भगृह होता है, जहाँ भगवान की मुख्य मूर्ति को रखा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। नागर शैली में
भारत में नागर शैली के प्रमुख निर्मित भवन का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कहाँ से कहाँ तक बेटा विस्तृत है? हिमालय से लेकर के पूरा विंध्याचल पर्वतमाला, जैसे मैंने बोला हिमालय से लेकर पूरा विंध्याचल पर्वतमाला, तो ये पूरा पूरा वो क्षेत्र हो जाएगा जहाँ तक आपका मध्य भारत है। ये आपका हिमालय है और ये आपकी विंध्याचल पर्वतमाला। तो इस क्षेत्र में, ये हमने अभी आपको बताया, तो ये हमारा क्या उत्तर भारत है। तो इस क्षेत्र की बात कर रहा है, विंध्याचल से लेकर के कहाँ तक? हिमालय पर्वतमाला तक, जो कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण प्रक्रिया है तो वो किस शैली से बेटा है? ये नागर शैली से। और यहाँ पर दक्षिण भाले, ये आपके सारे कौन सी शैली है? यहाँ पर नागर शैली से यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ पर कौन सी शैली से बने हैं? यहाँ पर द्राविड़ शैली से। यहाँ पर कौन सी शैली से? यहाँ पर द्राविड़ शैली से यहाँ पर मंदिरों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे भारत में द्राविड़ शैली के प्रमुख निर्मित भवन या मंदिर कौन से हैं? तो द्राविड़ शैली की जब बात करेंगे तो कौन कौन से द्राविड़ शैली की बात करने लगे, ध्यान रखना बच्चा। तो द्राविड़ शैली की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो मीनाक्षी मंदिर आपने देखा होगा, मदुरै में पड़ेगा। कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरै में है। हम्पी मंदिर आपका कर्नाटक में देखने को मिलेगा। मंगलेश्वर मंदिर आपका कांचीपुरम में देखने को मिलेगा। बृहद्रेश्वर मंदिर आपका तंजौर में देखने को मिलेगा। ये जो मंदिर हैं आपके, ये आपके विशेष रूप से द्राविड़ शैली से विकसित मंदिर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो ये मंदिर किस शैली से बने हुए हैं? हम्पी मंदिर किस शैली से बना हुआ? द्राविड़ शैली से कहीं ना कहीं बना हुआ मंदिर है। द्राविड़ शैली का विकास क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ध्यान दो बेटा, जैसे हम लोगों ने हिमालय से लेकर के विंध्याचल तक पढ़ा था नागर शैली, हिमालय से लेकर विंध्याचल तक नागर शैली पढ़ा था। तो ये बेटा कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक, मैंने अभी आपको मैप में बताया था कि दक्षिण भारत में सारे जो मंदिर का विस्तार है वो दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली का विस्तार है। तो क्या बोल रहा है? द्राविड़ शैली का विकास क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो द्राविड़ शैली का विकास क्षेत्र आपका कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ पूरा क्षेत्र जो है, ये कौन सा है? ये पूरा द्राविड़ शैली का क्षेत्र। द्राविड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? द्राविड़ शैली के जितने मंदिर आप देखेंगे तो इन मंदिरों की विशेषता ये होती है, प्रवेश द्वार कहीं ना कहीं पिरामिड नुमा आकार होता है, शिखर होता है, यहाँ पर विशाल संकेंद्री प्रांगण होता है, आंगन होता है, चार दीवारी तथा कहीं ना कहीं यहाँ पर आयताकार आधार कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये इनकी विशेषताएं यहाँ पर, ये सारे इन मंदिरों में सारी विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। भारत में बेसर शैली की स्थापना, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में बेसर शैली की स्थापना, कला का विकास, तो बेसर शैली बेटा आप देखेंगे विंध्याचल पर्वत से लेकर के कहाँ तक देखने को मिलेगी? तो विंध्याचल पर्वतमाला से कृष्णा नदी तक। ध्यान देना बेटा, जैसे अगर आपसे ये पूछ लेता है कि भारत में, तो भारत में कहाँ से कहाँ तक आपकी कौन कौन सी कला शैली है, जैसे अगर आपसे पूछ लेता है संपूर्ण भारत है, ये आपका भारत है, ये आपका भारत का मानचित्र है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बोला था कि यहाँ से लेकर के ये पूरा क्षेत्र विंध्याचल, हिमालय से लेकर के विंध्याचल, ये आपका कौन सा है? ये आपका हिमालय है। तो हिमालय से लेकर के कहाँ तक बेटा? विंध्याचल तक आपको यहाँ पर नागर शैली देखने को मिलेगी। यहाँ पर कौन सी शैली देखने को मिलेगी? यहाँ पर आपको नागर शैली देखने को मिलेगी। कौन सी शैली? नागर शैली यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला है और विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर के कृष्णा नदी तक, विंध्याचल पर्वतमाला से कृष्णा नदी तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कौन सी शैली देखने को मिलेगी? बेसर शैली देखने को मिलेगी। कौन सी? बेसर शैली देखने को यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर कृष्णा नदी से लेकर के, ये कौन सी नदी है? ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी से लेकर के पूरा कन्याकुमारी, कहाँ तक? कन्याकुमारी तक की बात करेंगे तो कन्याकुमारी तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी? द्राविड़ शैली देखने को मिलेगी। कौन सी शैली देखने को मिलेगी बेटा? द्राविड़ शैली यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ बेसर शैली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? विंध्याचल से लेकर के आपका कृष्णा नदी तक कहीं ना कहीं जो फैली शैली है वो हमारी बेसर शैली है, ठीक है। बेसर शैली से निर्मित भवन या मंदिर कौन कौन से है? तो बेसर शैली से निर्मित भवन या मंदिर जो है आपका ऐहोल मंदिर है। तो ऐहोल मंदिर जो है ये आपका कहाँ? कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर देखेंगे तो ये भी कर्नाटक में देखने को मिलेगा। होयलेश्वर मंदिर देखेंगे तो ये भी आपको मैसूर में देखने को आपको मिलेगा। तो ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछे बेसर शैली से निर्मित प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, तो बेसर शैली से निर्मित प्रमुख मंदिर में आपका ऐहोल मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है और आपका होयलेश्वर मंदिर कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें
कि नागर द्रविड़ और बेसर शैलियाँ क्या हैं। तो ये क्या है, नागर द्रविड़ और बेसर शैलियाँ। कभी कभी पूछ लेता है नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली है, ये कैसी शैली है, इनका संबंध किससे है। इनका सबका संबंध मंदिर निर्माण प्रक्रिया से है। किससे संबंधित है ये, मंदिर निर्माण प्रक्रिया से संबंधित कहीं ना कहीं सारी शैलियाँ हैं। ठीक है, किस शैली के मंदिरों को 4 कोनों पर लघु मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो क्या बोला, किस शैली के मंदिरों में 4 कोनों पर लघु मंदिर। जैसे क्या होता है, ये एक मुख्य मंदिर हो गया, इसका जो प्रांगण है, इसके इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, एक मंदिर में 4 कोने पर छोटे छोटे मंदिरों को बना दिया जाता है, मूर्तियां रख दी जाती और एक मुख्य रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मूर्ति रख दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये 1 2 3 4 5 क्या हो गया, 5 कहीं ना कहीं आधार धारण करता है। तो इसलिए पंचायतन शैली हो जाता है। भारत में पंचायतन शैली से बनने वाला सबसे पहला मंदिर दशावतार मंदिर है। कौन सा, दशावतार मंदिर है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर झांसी जिले में, कहाँ पर है, ललितपुर झांसी में। भारत में बनने वाला पंचायतन शैली का पहला मंदिर दशावतार मंदिर है और इसका निर्माण गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर भगवान विष्णु की लेटी हुई कहीं ना कहीं प्रतिमा को दर्शाया गया है और नाभि से कमल कहीं ना कहीं उगता हुआ भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अभी मैंने बोला था कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया। मैंने पूछा था कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहते हैं, व्हाइट पेगोडा कहते हैं। कमेंट में इसका आंसर जरूर देना, क्योंकि दोनों चीजें कहीं ना कहीं, जगन्नाथ और सूर्य मंदिर दोनों को कहीं ना कहीं हमने आपको पढ़ाया अच्छे से। ठीक है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण बेटा गंग वंश के शासक जो थे नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, गंग वंश के शासक हैं नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इनका कहीं ना कहीं निर्माण कार्य कराया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में तुगलक कालीन प्रमुख वास्तुकला के उदाहरण कौन कौन से। तो तुगलक कालीन प्रमुख वास्तुकला के उदाहरण देखेंगे तो तुगलक कालीन, तुगलक वंश के समय में यहाँ पर कौन कौन सी वास्तुकलाओं की स्थापना की गई थी। जैसे आपने देखा होगा आदिलाबाद का किला जो बनवाया गया था इसी काल में बनवाया गया था। 12 खंबा इसी के समय बनवाया गया। फिरोज शाह कोटला जो है आपका, ये भी इसी समय बनवाया गया। तुगलकाबाद का किला जो है, ये सारे की सारी स्थापनाएं जो हुई थी ये तुगलक कालीन वास्तुकला के प्रमुख कहीं ना कहीं उदाहरण हैं ये। ठीक है, ये किसके समय के हैं बेटा, तुगलक कालीन। ठीक, गुप्त कालीन के समय की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुप्त कालीन में गुफा मंदिर में सबसे भव्य मंदिर आपका दशावतार मंदिर, जो मैंने अभी आपको समझाया। दशावतार मंदिर ये कहाँ पर पड़ेगा, देवगढ़ में पड़ेगा, ललितपुर जिला पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, देवगढ़। आपका दशावतार मंदिर ललितपुर में पड़ेगा। ठीक है, दिलरास बानो बेगम की बात कर रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, दिलरास बानो बेगम का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दिलरास बानो बेगम का मकबरा औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। दिलरास बानो बेगम के मकबरे को बीवी के मकबरे के नाम से भी यहाँ पर हम लोग जानते हैं। इसको किस नाम जानते हैं, बीवी के मकबरे के नाम से जानते हैं। और इसी मकबरे को हम लोग कहते हैं कि ताजमहल की फूहड़ नकल है, ताजमहल की फूहड़ नकल है। और इसको कहीं ना कहीं दूसरे ताजमहल के रूप में जानते हैं। ये आपका कहाँ मिलेगा, औरंगाबाद। कहाँ मिलेगा, औरंगाबाद में कहीं ना कहीं औरंगजेब ने इसको बनवाया था। औरंगाबाद की स्थापना औरंगजेब औरंगाबाद में ही कहीं ना कहीं क्या बनवाया था, बीबी के मकबरे का निर्माण कराया था। इसको दूसरा ताजमहल कहते हैं हम लोग। ठीक है, आगे महाराष्ट्र के किस मकबरे को बीवी का मकबरा, लो आ गया क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस मकबरे को बीवी का मकबरा कहते हैं बेटा, तो दिलरास बानो बेगम, जो दिलरास बानो बेगम के मकबरे को क्या कहते हैं, बीवी का मकबरा कहते हैं। ताजमहल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, ध्यान रखना पूछ रहा है डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा तैयार किया गया था। ताजमहल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा तैयार किया गया था। जबकि इस ताजमहल को किसके निर्देशन में तैयार किया गया था, तो किसके निर्देशन में तैयार किया गया था, उस्ताद ईशा खां के निर्देशन में तैयार किया गया था। किस शासक ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था, जल्दी से बताओ, किसकी याद में बनवाया था ताजमहल, ये कमेंट करके आप बताना। और कितना समय लगा ताजमहल को बनने में। ठीक है, आ जाओ आगे देखते। सारनाथ स्तंभ पर किन पशुओं की आकृति को दर्शाया गया, तो सारनाथ की बात कर रहा है कि सारनाथ में जो स्तंभ कहीं ना कहीं है, उस सारनाथ के स्तंभ में किन पशुओं को दर्शाया गया, तो 4 पशुओं को वहां पर दर्शाया गया है। सबसे पहले गज की बात करेंगे, अश्व की बात करेंगे, बैल की बात करेंगे और सिंह। इन 4 पशुओं को कहीं ना कहीं सारनाथ के स्तंभ में इसको स्थान दिया गया है। ठीक है, रायसेन मध्य प्रदेश जिले में एक स्थित सांची का स्तूप है। कौन सा स्तूप है बच्चा, सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप जो है, इसकी खोज किसने की थी, तो हेनरी टेलर ने की थी। किसने की थी, हेनरी
टेलर ने इसको खोजा था बेटा 1818 में, इसको खोजा था। कब खोजा था? 1818 में। सांची के स्तूप का निर्माण जो था वो कब हुआ था? मौर्य काल में हुआ था। कब हुआ था बेटा? मौर्य काल में हुआ था। और इसको पुष्यमित्र शुंग ने इसको कहीं ना कहीं नष्ट कर दिया था। तो मौर्य काल में जब अशोक ने कहीं ना कहीं जब सांची का स्तूप था बनवाया था, तो अशोक ने यहाँ पर काष्ठ वेदिकाओं का निर्माण कराया था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग के हमले के द्वारा काष्ठ वेदिकाएं टूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाद में पुष्यमित्र शुंग ने इसको सही कराने का काम किया था। तो सांची के स्तूप के चारों ओर जो वेदिकाएं लगाई थी, तो प्रस्तर की पत्थर की वेदिकाओं को लगाने का काम पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि किसे मंदिरों का नगर कहा जाता है? तो किसे मंदिरों का नगर कहा जाता है बेटा? एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसे मंदिरों का नगर कहा जाता है? मंदिरों का नगर किसको कहा जाता है बेटा? एहोल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एहोल को कहा जाता है। ठीक है। तंजौर में राज राजा प्रथम द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किसे समर्पित है? बृहदेश्वर मंदिर की बात कर रहा है। तो ये बृहदेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव से संबंधित है। किससे संबंधित है? बृहदेश्वर मंदिर जो है ये किससे संबंधित है? ये कहीं ना कहीं भगवान शिव से संबंधित बृहदेश्वर मंदिर है। कहाँ पर? ये तंजौर में। निर्माण किसने कराया? राज राजा प्रथम द्वारा। ध्यान रखना, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राज राजा प्रथम के द्वारा कराया था। कहाँ पर है? ये तंजौर में है। किससे संबंधित है बेटा? भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है। इतनी बातें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हम लोग सिर्फ और सिर्फ कम शब्दों में अपनी बातों को खत्म कर रहे हैं। ठीक है। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की अगर हम लोग बात करेंगे, तो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में सबसे पहले कहीं ना कहीं गुलाम वंश की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक बेटा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये गौरी का गुलाम था, और इसको निसापुर के बाजार से खरीदा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के बाजार से खरीदा गया था। और ये कहीं ना कहीं बचपन से ही कहीं ना कहीं कुरान वगैरह को बहुत अच्छे से पढ़ता था, इसलिए इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। इसको लाख बख्श के नाम से भी इसको जाना जाता था। इसने क्या काम किया है? इसने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। इसकी स्थापत्य कला में अगर देखेंगे तो दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया, और कुतुब मीनार की नींव रखने का काम इसने किया। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यही बात करेंगे हम लोग। ठीक है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जहां बनवाई दिल्ली में, पहले यहाँ पर बताया जाता है कि विष्णु मंदिर था, इसको तुड़वा करके कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण यहाँ पर कराया गया था। ठीक है। यह भारत में पहली बार तुर्की मस्जिद मानी जाती है। तो ध्यान रखना, तुर्कियों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद कौन सी है? तो तुर्कियों द्वारा बनाई गई भारत में पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है। और इसको किसके विजय के उपलक्ष्य में? इसको पृथ्वीराज चौहान की विजय की स्मृति में कहीं ना कहीं इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है ना। जब कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल, गौरी ने कहीं ना कहीं इस तरीके से, जब दूसरी बार तराइन का युद्ध हुआ था तो जीत लिया था ना इस तरीके से, फिर कहीं ना कहीं उसका जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक पृथ्वीराज चौहान पर विजय की स्मृति में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया था। और यह मस्जिद कहाँ पर बेटा? राय पिथौरा किले में है। कहाँ पर? ये राय पिथौरा किले दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है। इसी ने बेटा अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा यह एक मस्जिद है जो अजमेर में स्थित है। यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था? ये एक आपका पहले मठ हुआ करता था, संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। क्या हुआ करता था? यह एक यहाँ पहले एक मठ हुआ करता था, संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। इसी स्थान पर क्या बनाया था इसने? अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाने का कार्य किया था। किसने किया था? ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण किया? कुतुब मीनार का निर्माण किया, या कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने कराया? तो निर्माण कार्य पूरा जो कराया वो किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। किसने कराया? इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया। ठीक है ना। ध्यान रखना है, निर्माण कार्य पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया। ठीक है। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसके याद में बेटा रखी गई थी? सूफी संत जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। और नींव रखने के बाद में इसका निर्माण कार्य कहीं ना कहीं शुरू करा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और फिर जाकर इसकी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से इसके पूरे इस निर्माण कार्य को पूरा कराने का काम किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने 4 मंजिल बनाने की, चौथी मंजिल अगर आपसे पूछेगा कि चौथी मंजिल का निर्माण, चौथी
मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। ठीक है, किसने पूरा कराया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, फिर क्या हुआ? आकाशीय बिजली गिर जाने की वजह से ये कुतुब मीनार जो थी ये थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई थी, और क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद में फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं 5वीं मंजिल बनाएगी। कौन सी? 5वीं, क्योंकि उसका रिपेयरिंग कराया गया था, पूरा मरम्मत का कार्य कराया गया था, और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया था। कहाँ पर? कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? क्या आपको पता है? तो जल्दी से बताओ, अगर पता है तो। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, या जिसने भी कराया था। आप इसका कहीं ना कहीं आंसर कमेंट में देंगे। ठीक है, चलो बेटा, अगर आपसे पूछ लेगा इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश जो है इसको कहते हैं हम लोग गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश जो है हमारा कौन है? ये इल्तुतमिश जो है ये गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम कौन है? गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहते हैं। इस इल्तुतमिश ने हौज ए शमसी का निर्माण, शमसी ईदगाह का निर्माण, या फिर देखो, हौज ए शमसी और शमसी ईदगाह का निर्माण कहाँ कराया? दिल्ली में कराया। जामा मस्जिद का निर्माण इसने कहाँ कराया? बदायूं में कराया। और नागौर में इसने क्या काम किया? इसने अतारकीन का दरवाज़ा बनाया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर पूछेगा तो ये आपका अतारकीन का दरवाज़ा बनाने का जो काम किया था वो किसने किया था? अतारकीन के दरवाजे को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं कमेंट करके बताना है। ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पर? दिल्ली में बनवाया गया था। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। हौज शमसी या फिर शमसी ईदगाह दिल्ली में, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। ठीक है। तुर्की शासकों द्वारा कहीं ना कहीं बनवाया गया पहला मकबरा जो है ये कौन सा है? इल्तुतमिश का मकबरा है। तुर्की शासकों द्वारा जो बनवाया गया पहला मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा है। और पहली बार इस मकबरे में गुंबद का प्रयोग किया गया था। इल्तुतमिश के मकबरे में पहली बार किसका प्रयोग किया गया? गुंबद का प्रयोग किया गया था। इसलिए कहीं ना कहीं ध्यान रखना, तुर्कियों द्वारा बनवाया गया सबसे पहला मकबरा जिसमें गुंबद का प्रयोग किया गया वो कौन सा मकबरा है? इल्तुतमिश का मकबरा। कहां पर है? दिल्ली में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, बलबन की बात करेंगे तो बलबन के समय यहाँ पर कौन कौन सी स्थापत्य कलाएं कहीं ना कहीं विकसित हुई थी। तो बलबन के समय अगर हम देखेंगे तो गंधक की बावली महरौरी दिल्ली में आप देखेंगे तो गंधक की बावली जो है ये आपकी बलबन द्वारा कहीं ना कहीं बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई? बलबन का मकबरा जो था ये भी दिल्ली में किसने बनवाया था? बलबन ने ही कहीं ना कहीं बनवाने का कार्य किया था। ध्यान रखना, बलबन के मकबरे का निर्माण कार्य किसने किया? तो बलबन ने ही किया था। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो यही बलबन का मकबरा है। इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया गया था? मेहराब का निर्माण इसी बलबन के मकबरे में सबसे पहली बार करवाया गया था। ठीक है ना। लाल महल की बात करेंगे तो कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी आपका दिल्ली में देखने को मिलेगा। किसके समय? बलबन के शासनकाल में। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के समय स्थापत्य कलाएं कौन कौन सी थी? कौन कौन सी चीज़ों की स्थापना कराई थी अलाउद्दीन खिलजी ने? अलाउद्दीन खिलजी ने भी बेटा हजार खंबा महल, बहुत बार परीक्षा में पूछता है, क्या पूछता है? हजार खंबा महल बनवाने का जो काम किया था वो किसने किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। श्रीनगर की स्थापना दिल्ली के पास में स्थापित कराई थी। तो श्रीनगर किसने बसाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो श्रीनगर के निकट हौज ए खास, ध्यान रखना, हौज ए खास, हौज ए अलाई और हौज ए रानी, हौज ए अलाई, हौज ए खास, हौज ए रानी का निर्माण भी किसने कराया था? ये भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है। तो हौज ए रानी एक तालाब का निर्माण दिल्ली में कराने का काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बगल में जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया था। बेटा कहाँ पर? जमात खाना मस्जिद किसकी दरगाह के निकट है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के निकट आप देखेंगे तो जमात खाना दिखाई देगा। ठीक है। अलाई दरवाज़ा जो बनवाया था ये भी किसने बनाया था? इसी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी किसने करवाया था? इसी ने करवाया था। पहली बार वास्तविक गुंबद तथा प्राकृतिक मेहराब का प्रयोग कहीं ना कहीं किया गया था। इसमें पहली बार भित्त मेहराब, चतुष्कोणीय मेहराब और ट्यूडर मेहराब का प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो इतनी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने देख ली हैं और वो किसकी हैं? ये सारी की सारी चीज़ें जो स्थापनाएं हुई हैं यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की हैं। ठीक है। चाहे अलाउद्दीन दरवाज़ा की बात करें चाहे इन सब की बात करें। ठीक है। स्थापत्य कला में गयासुद्दीन तुगलक की जब बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना, तुगलकाबाद की
स्थापना किसने की थी? तुगलकाबाद की स्थापना यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और गयासुद्दीन का मकबरा जो है, गयासुद्दीन का मकबरा जो बनवाया था, ये खुद गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। इसका जो भाई है, गयासुद्दीन तुगलक का भाई है, वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसको जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? जौना खां के नाम से इसको जाना जाता है। इसी की याद में जो इसके बाद में शासक आने वाला है, इसी की याद में जौनपुर की स्थापना, जौना खां के याद में जौनपुर की स्थापना करवाई थी। किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जहां पनाह नगर की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां ने की थी। आदिलाबाद का किला दिल्ली में बना है, वो किसने बनवाया है? आदिलाबाद का किला जो है दिल्ली में बना है, ये किसने? जौना खां के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की जब बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, जौनपुर, हिसार और फतेहाबाद और फिरोजपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जैसे मैंने अभी बोला था कि जौनपुर की स्थापना इसने अपने भाई जौना खां की याद में कहीं ना कहीं की थी। किसने? जौनपुर की स्थापना इसने अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर को बसाया था। ठीक है। यहीं पर आकर के सरकी शासकों ने अपना कब्जा कर लिया था और भारत में बनने वाली पहली सरकी शैली से मस्जिद वो कौन सी? अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद कहाँ देखने को मिलेगी? जौनपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपसे कह रहा है खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा, खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा भी किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाई मकबरा का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। यह मकबरा फिरोज शाह तुगलक के वजीर खान ए जहां तेलंगानी ने अपने पिता की याद में इसको बनाने का काम किया था। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आती है? आगे सिकंदर लोधी की बात करते हैं। तो सिकंदर लोधी की जब बात करेंगे तो इसने यहाँ पर क्या काम किया? मोठ की मस्जिद दिल्ली में बसाई। तो मोठ की मस्जिद दिल्ली में बनाई। इसके अलावा आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना की। आगरा को 6 में राजधानी बनाया। आगरा की स्थापना 4 में की थी और 6 में यहाँ पर क्या काम किया? राजधानी बनाई। राजधानी को बनाने का काम किया था। ठीक है। इसके समय मकबरे में 2 गुंबदों का निर्माण कहीं ना कहीं शुरू किया गया था। जब सिकंदर लोधी के समय मकबरों का निर्माण किया जाना शुरू किया गया था तो इसमें गुंबदों का प्रयोग कितना किया जाता था? 2 गुंबदों का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया गया। मुगलकालीन स्थापत्य कला में आप बाबर के बारे में देखेंगे तो क्या क्या इसने स्थापना की? बाबर का मकबरा काबुल में है। जब बाबरनामा पढ़ा गया तो बाबरनामा जब पढ़ा गया तब हमको पता चला कि बाबर की इच्छा थी कि उसके मरने के बाद में इसको कहाँ दफनाया जाए? काबुल में दफनाया जाए। तो ध्यान रखना, इसका मकबरा स्थानांतरित किया गया काबुल से। कहाँ से किया गया? कमेंट में आंसर दो, पढ़ा चुका हूँ इसलिए। ठीक है। आगे, ज्यामितीय विधि पर आधारित एक उद्यान आरामबाग, नूर अफगान, आगरा में। ठीक है। तो आरामबाग किसने? बाबर ने। नूर अफगान को कहीं ना कहीं बसाने का जो काम किया था ये किसने किया था? ये सब बाबर ने। तो ध्यान रखना, यहाँ आरामबाग से स्थानांतरित किया गया था। कहाँ पर? काबुल में। इसकी अस्थियों को, इसके मरने के बाद में इसकी अस्थियों को आरामबाग से कहाँ ले जाया गया था? काबुल ले जाया गया था। कब? बाबरनामा को पढ़ने के बाद में। भारत में सबसे पहले तोप वगैरह, तोपची वगैरह कौन लेके आया था? बाबर लेके आया था। तोप और तोपची कौन लाया था? बाबर लेके यहाँ पर आया था। ठीक है। हुमायूं के बारे में देखें, स्थापत्य कलाएं क्या क्या थी। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं पानीपत के पास में एक मस्जिद बनाई गई थी। वो आपकी मस्जिद कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद। कौन सी बेटा? काबुली बाग मस्जिद जो है ये किसने बसवाई थी? ये बनाई थी आपके हुमायूं ने बनाई थी। कहाँ पर? पानीपत के निकट बनाई गई थी। हुमायूं के मकबरा दिल्ली में अवस्थित है जो अकबर के समय बनवाया गया। तो हुमायूं के मकबरे को किसने बनवाया था? हुमायूं के मकबरा जो है वो दिल्ली में, लेकिन बनवाया किसने था? अकबर ने बनवाया था। दीन पनाह नगर की स्थापना कहाँ? दिल्ली में कराई गई थी। किसने? हुमायूं ने। ठीक है ना। तो इतनी चीजें यहाँ पर ध्यान रखना। दीन पनाह की स्थापना किसने? हुमायूं द्वारा। शेर शाह सूरी को जीटी रोड के रूप में जाना जाता है। तो शेर शाह सूरी के समय देखते हैं, फतेहाबाद मस्जिद हिसार में बनाने का काम किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। शेरगढ़ या शेर शाही नगर दिल्ली में बसाने का काम किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। और शेर शाह सूरी को जीटी रोड का कहीं ना कहीं जनक माना जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेगा, पुराने किले के अंदर एक किला, एक कुहान मस्जिद और दूसरी शेर मंडल। तो शेर मंडल परीक्षा में बहुत पूछी जाती थी। शेर मंडल और किला एक कुहान मस्जिद का निर्माण किसने करा था? शेर शाह सूरी द्वारा कराया गया था। ठीक है।
रोहतासगढ़ के किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। सासाराम का मकबरा जो आपका कहीं ना कहीं बिहार में देखने को मिलेगा, ये भी किसने, शेरशाह सूरी द्वारा कहीं ना कहीं बनवाया गया था। ठीक है, आगे अकबर की बात करेंगे तो अकबर का समय जो है ये आपका कहीं ना कहीं, अकबर का टाइम जो है ये आपका कहीं ना कहीं स्थापत्य कला में कहीं ना कहीं माना जाता है। लेकिन ध्यान दो कौन कौन सी स्थापनाएं अकबर ने करवाई। ठीक है, आगरा का किला जो बनवाया बेटा किसने बनवाया, आगरा का किला अकबर ने बनाया। प्रयागराज का, इलाहाबाद का किला जो है वो भी अकबर ने, आगरा का किला और प्रयागराज या इलाहाबाद, प्रयागराज का किला, ये सब किसने बनवाया, आगरा का किला और प्रयागराज का किला किसने बनवाया, अकबर ने बनवाया। ठीक है, आगरा के किले में अकबरी महल, जहांगीरी महल, अकबरी महल की स्थापना और जहांगीरी महल की स्थापना भी अकबर ने कराई थी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाजा जब कहीं ना कहीं गुजरात अभियान जीत के आया था, इलाहाबाद का किला, पंचमहल या हवा महल, जोधाबाई महल, गुजराती शैली का प्रभाव जहां देखने को मिलेगा, ये सारे के सारे मकबरे किसने बनवाए थे, अकबर ने यहाँ पर इनका सबका निर्माण कार्य कराया था। जिसमें से आपको बुलंद दरवाजा गुजरात अभियान के बाद में कहीं ना कहीं, पंचमहल ये आपका, हवा महल ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा इलाहाबाद का किला आप ध्यान रखना, जोधाबाई महल ध्यान रखना, इन सब का निर्माण अकबर ने कराया था। हुमायूं का मकबरा ये आपका कहाँ पर बेटा, हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य किसने करवाया था, ये अकबर ने करवाया था। कहाँ पर बनवाया, दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, इसका निर्माण हुमायूं की विधवा जो कहीं ना कहीं हमीदा बानो बेगम थी उसके द्वारा कहीं ना कहीं कराया गया था। इसका जो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की विधवा जो कहीं ना कहीं हमीदा बानो बेगम थी, इसने कहीं ना कहीं इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा जो देखेंगे तो वो आप कहीं ना कहीं कहाँ पर देखेंगे, हुमायूं के मकबरे को देखेंगे। इसी मकबरे में ईरानी प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कौन सा प्रभाव देखने को मिलेगा, ईरानी प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। किसको बेटा, इसी मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। मतलब ताजमहल जो बनाया गया था, इस मकबरे को इस तरीके से कहीं ना कहीं बनाया गया था, इतना अच्छा डिज़ाइन किया गया था, इसको देख करके कहीं ना कहीं ताजमहल को बनाने का काम किया गया था। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में भी अकबर ने ही बनवाया था। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था, अकबर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, जहांगीर की अगर बात करेंगे तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में, आगरा में, अकबर का मकबरा किसने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, अकबर का बेटा कौन है, जहांगीर है, तो कौन बनवाएगा बेटा, अकबर का मकबरा जहांगीर बनवाएगा। कहाँ बनवाएगा, सिकंदरा में बनवाएगा। कहाँ पर है, आगरा में। ठीक है, जहांगीर का मकबरा अगर आप देखेंगे, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे, लाहौर में। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भारत में किन बादशाहों का मकबरा बाहर में, तो जैसे आपने देखा होगा बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पर है, ये आपका रंगून में है, भारत के बाहर है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, ये आपका पाकिस्तान, लाहौर में है। ठीक है, प्रारंभ जहांगीर ने, लेकिन पूर्व नूर जहां ने किया था। तो शुरू किसने किया था इस मकबरे का निर्माण कार्य, जहांगीर ने, और पूरा किसने करवाया था, नूर जहां ने करवाया था इस मकबरे का निर्माण पूरा। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में इसी ने बनवाया था। ठीक है, अनारकली का मकबरा लाहौर में भी कहीं ना कहीं किसने बनवाया था, इन्होंने ही बनवाया था। दिलकुशा बाग लाहौर में किसने बसाया, इन्हीं ने बनवाया था। तो इनको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं निर्माण के लिए याद किया जाता है। शालीमार बाग जो है कश्मीर में है, शालीमार बाग जो है कश्मीर में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि शालीमार बाग जो है कहाँ पर है, कश्मीर में। एतमाद दौला का मकबरा कहाँ पर है, आगरा में। एतमाद दौला का मकबरा कहाँ पर बच्चे, आगरा में। इसका निर्माण कार्य भी किसने करवाया था, किसने कराया था, इसका निर्माण कार्य भी जहांगीर के द्वारा। सफ़ेद संगमरमर का मकबरा जो बना है वो पहला, सफ़ेद संगमरमर का बना पहला मकबरा कहीं ना कहीं कौन सा है, यही कहीं ना कहीं मकबरा है जहाँ पर पहली बार पित्रा ड्यूरा का कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया। पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का कार्य, इसी को कहते हैं पित्रा ड्योरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्रा ड्योरा कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो किया गया था, सबसे पहले सफ़ेद संगमरमर का जो मकबरा बना वो कौन सा बना, एतमाद दौला का मकबरा। इसी मकबरे को कहीं ना कहीं देखते हैं, कहीं ना कहीं मकबरा बहुत देखने में कैसा है, अच्छा, सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया और इसमें कहीं ना कहीं क्या, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पत्थरों पर जवाहरात जड़ने की प्रक्रिया की गई थी। पित्रा ड्योरा का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। ठीक है, जहांगीर की बात, जहांगीर के बाद शाहजहां की बात करेंगे तो शाहजहां के द्वारा कहीं ना कहीं जो स्थापत्य कलाएं, शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके काल को
स्थापत्य कला का कौन सा काल कहा जाता है? स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकारी के कला का स्वर्ण काल जहांगीर का है और संगीत का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? नूरजहां ने निर्माण करवाया था। अच्छा, वो मकबरे की बात चल रही थी। शाहजहां का काल मुगल काल की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। चलो ठीक है, मिल गया। इसका काल संगमरमर के प्रयोग के चरमोत्कर्ष काल के रूप में माना। सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं संगमरमर का प्रयोग हुआ था। संगमरमर का कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्रयोग हुआ था। और कौन से संगमरमर का प्रयोग हुआ था? मकराना, जोधपुर से मंगवाया जाता था। और उसी मकराना जोधपुर के कहीं ना कहीं संगमरमर से शाहजहां के समय में कहीं ना कहीं जो स्थापत्य कलाएं विकसित हुई वही हुई, चाहे वो ताजमहल हो या फिर अन्य हो। ठीक है, इसका मकबरा ताजमहल, देखो शाहजहां का मकबरा कहाँ पर? ताजमहल में, आगरा में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर नूरजहां वगैरह वगैरह और कहीं ना कहीं, ठीक है बेगम हजरत महल के बारे में जानते होंगे। ठीक है, ये सारे तो इनका मकबरा कहाँ पर बेटा? ताजमहल में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर ये ताजमहल कहाँ पर बेटा? आगरा में स्थित है। ठीक है, दीवाने आम दीवाने खास, तो दीवाने आम दीवाने खास का भी निर्माण किसने किया? इसी ने किया। मोती मस्जिद का निर्माण इसने किया, शुद्ध सफेद संगमरमर से निर्मित, शुद्ध सफेद संगमरमर पत्थर से निर्मित आपकी कौन सी मस्जिद है? मोती मस्जिद है। और इसका निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था। ताजमहल जो है मुमताज का कहीं ना कहीं मकबरा है। ताजमहल जो है किसका मकबरा है? मुमताज का मकबरा है। इसका निर्माण भी किसने किया था? इसका निर्माण भी शाहजहां ने किया था। कितने दिन बाद बनकर तैयार हुआ था? मैं इसको बताया था। ठीक है, स्थापत्य कला या स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी, स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी को जो कहीं ना कहीं उपाधि दी गई थी वो नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? शाहजहां ने कहीं ना कहीं दी थी। वास्तुकार उस्ताद ईसा को, उस्ताद ईसा जो थे कहाँ से थे? ये बेटा फारस से थे। कहाँ से थे? फारस से थे। ठीक है, ताजमहल 1631 से लेकर के 1653 के मध्य कहीं ना कहीं निर्मित हुआ था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल 1631 से लेकर 1648 के मध्य निर्मित हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो डेटा है इनको कहीं ना कहीं ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान देते हैं शाहजहां ने दिल्ली में क्या क्या बनवाया था। दिल्ली में लाल किला बनवाया, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले का प्रयोग, लाल किला बनवाया। और किस पत्थर के प्रयोग से बनवाया? दिल्ली में लाल किला जो निर्मित किया गया है ये लाल बलुआ पत्थर से कहीं ना कहीं उन्होंने इसको बनाने का काम किया। दीवाने आम की बात करें हम लोग बच्चे, किसकी? दीवाने आम की बात करें तो लाल किला में यह तख्ते ताऊत रखा जाता है। तख्ते ताऊत को मयूर सिंहासन भी कहते हैं। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन क्या? वही कोहिनूर हीरा वाला है। तो शाहजहां ने इस मयूर सिंहासन को क्या किया था? अपने सिंहासन पे इस कोहिनूर हीरा को अपने सिंहासन में जड़वा लिया। तब ये क्या कहा गया? तब ये कहा गया मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखना। वर्तमान में तो कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास में है और ये कैसे हमारे किसान को मिला हो, कैसे इस हीरे के पीछे कहीं ना कहीं क्या क्या चीज़ें कहीं ना कहीं झेलनी पड़ी, इन सब का इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है। दीवाने खास इस पर खुदा है। दीवाने खास इस पर क्या है? खुदरा हुआ है, खुदा है। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है। ये कहीं ना कहीं किसने कहा? अमीर खुसरो की पंक्तियों में इसको कहीं ना कहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो ये अमीर खुसरो की पंक्तियों द्वारा इसको कहीं ना कहीं स्पष्ट यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, औरंगजेब के समय देखते हैं कौन कौन से स्थापत्य कलाओं का विकास हुआ था। तो औरंगजेब के समय यहाँ पर देखेंगे तो मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ बेटा? लाल किले में हुआ। मोती मस्जिद का निर्माण लाल किले में। बादशाही मस्जिद बेटा कहाँ पर? ये औरंगजेब ने कहाँ पर? लाहौर में। औरंगजेब का मकबरा या कहाँ पर है बेटा? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीवी का मकबरा ये आपका कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये वही बीवी का मकबरा है जो भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है ना। और औरंगजेब ने कहीं ना कहीं इसे ताजमहल की घटिया नकल या दक्षिण का ताजमहल या द्वितीय ताजमहल कह करके भी कहीं ना कहीं बीवी के मकबरे को पहचाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने कराया था। ठीक है ना। फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब द्वारा कहीं ना कहीं करवाया गया था। भारत में मूर्ति कला का विकास जो हुआ है वो देखो थोड़ा सा कैसे हुआ है और कैसे कैसे इसको कहीं ना कहीं समझेंगे। ठीक है ना।
भारतीय मूर्ति कला का विकास। भारत में प्राचीन मूर्ति कला के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए? सबसे पहले नर्तकी करती हुई एक मूर्ति मिली थी, तो वो आपकी हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, कहाँ से बेटा? हड़प्पा सभ्यता से भारत में सबसे पहली मूर्ति को कहीं ना कहीं देखा गया था। प्राचीन भारत में मूर्ति कला शैली का विकास कहीं ना कहीं हुआ था, तो इसको हम लोगों ने 3 भागों में वर्गीकृत किया था। एक गांधार कला शैली है, दूसरी मथुरा कला शैली है, और तीसरी आपकी कौन सी है? अमरावती कला शैली है। तीसरी आपकी कौन सी है? अमरावती कला शैली। तो भारत में 3 प्रकार की मूर्ति कला शैलियों का विकास हुआ है, गांधार, मथुरा और अमरावती शैली। तो आपने देखा होगा जो कहीं ना कहीं गांधार कला शैली से निर्मित कोई मूर्ति है, तो काले रंग की कोई पत्थर की मूर्ति दिखाई दे तो आप समझ लेना अपने आप से गांधार शैली, लाल है तो आप समझ लेना मथुरा कला शैली से निर्मित है। ठीक है, मातृ देवी की यहाँ पर देखो, हड़प्पा कालीन मूर्तियों में किस प्रकार की आकृति की मूर्तियां मिली है? तो हड़प्पा कालीन में सबसे पहले मूर्ति की बात करेंगे तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है। खिलौने तथा बैलगाड़ी जैसी मूर्तियां कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पर मिलती हैं। खिलौने की मूर्तियां देखने को मिली हैं और बैलगाड़ी की मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बेटा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति जो है बेटा, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, कांसे की बनी हुई नर्तकी की नृत्य की आकार की मूर्ति जो है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे हड़प्पा संस्कृति में चूना पत्थर अथवा सेल खड़ी किसका उपयोग मूर्ति निर्माण में किया जाता था? तो ध्यान रखना, सिंध के पहाड़ी खदान से कहीं ना कहीं प्राप्त किया जाता था, तब ये मूर्ति का निर्माण किया जाता था। मौर्यकालीन मूर्तियों में 2 प्रमुख रूप से कौन से थे? मौर्य काल में आप देखेंगे तो 2 प्रमुख रूप से दरबारी या राजकीय मूर्ति कला और दूसरी लोक मूर्ति कला। ठीक है, एक आपकी कौन सी थी? दरबारी या राजकीय मूर्ति कला, दूसरी कौन सी थी? लोक मूर्ति कला। गांधार कला के अंतर्गत अधिकांशतः किसकी मूर्तियां का निर्माण किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। गांधार कला के लिए अगर आपसे पूछेगा तो बुद्ध और बोधिसत्वों का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? बुद्ध और बोधिसत्वों का प्रयोग। ठीक है ना, ध्यान से देखना। किस मूर्ति शैली को भारतीय शैली का स्वर्ण युग माना जाता है? बेटा किसको माना जाता है? तो यहाँ पर ध्यान रखना कि किस मूर्ति को भारतीय शैली का स्वर्ण युग माना जाता है, और वो कौन सा है बेटा? ये मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली से जितनी मूर्तियां बनती हैं कौन से रंग की होती हैं? ये सारी की सारी लाल रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, कौन से रंग से मिलेंगी? लाल रंग के बलुआ पत्थर से मूर्ति जितनी बनी है देखने को यहाँ पर मिलेंगी। सारनाथ की बौद्ध मूर्ति जो बुद्ध किस मुद्रा में विराजमान है? तो बेटा ये कौन सी है बेटा? पद्मासन मुद्रा में कहीं ना कहीं विराजमान आपके सारनाथ में जो बौद्ध भगवान बुद्ध की मूर्ति जो देखी है वो है। ठीक है, अमरावती मूर्ति कला को किस वंश का संरक्षण प्राप्त है? तो अमरावती में जो मूर्ति कला वो सातवाहन राजाओं का संरक्षण कहीं ना कहीं इनको दिया गया था। सातवाहन राजाओं के संरक्षण में कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं बनाया गया था अमरावती मूर्ति। ठीक है, मूर्ति कला की होयसल शैली कहाँ प्रचलित है? तो होयसल शैली की बात जब करेगा तो मूर्ति कला की होयसल शैली जो है ये कहाँ प्रचलित थी? तो ये मैसूर दक्षिण कर्नाटक में प्रचलित थी। कहाँ पर बेटा? मैसूर दक्षिण कर्नाटक में प्रचलित थी। महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ किन कला शैली से निर्मित हैं? तो मैंने बोला था गांधार तथा मथुरा कला शैली। अगर महात्मा बुद्ध की मूर्ति काले रंग की मिले तो बेटा समझ लेना तो कौन सी है? काले रंग की है तो गांधार कला शैली से है, और लाल बलुआ पत्थर से है तो कहीं ना कहीं मथुरा कला शैली से बनी होगी वो मूर्ति। ठीक है, मूर्ति पूजा का विकास किस सभ्यता से शुरू होता है? तो मूर्ति पूजा का विकास जो है बेटा सैंधव सभ्यता से शुरू होता है। किस सभ्यता से शुरू होता है? सैंधव सभ्यता से शुरू होता है। चोल युगीन शासक काल में किस मूर्ति की प्राप्ति हुई थी? तो चोल शासक में भगवान नटराज की कांस्य की मूर्ति देखने को मिली है। कहाँ पर? चोल शासकों के समय में जो मूर्ति प्राप्त हुई थी तो भगवान नटराज की कहीं ना कहीं कांसे की मूर्ति देखने को यहाँ पर मिलेगी। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आती है? अगला कहीं ना कहीं पॉइंट जो है टॉपिक हमारा वो है भारतीय चित्रकला की बात करेंगे। तो चित्रकला में देखेंगे तो भारतीय चित्रकला में आप देखेंगे पूरा पाषाण काल के कुछ कहीं ना कहीं आपको चित्र कहीं ना कहीं दिखने को मिलेंगे। किस काल के मिलेंगे बेटा? भारतीय चित्रकला में पूरा पाषाण काल के कहीं ना कहीं कुछ प्राचीनतम चित्र कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे जो आपके भीमबेटका की गुफाओं से और आपके भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। कहाँ पर बेटेगा? रायसेन जिला जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेगा। भीमबेटका के चित्र में अधिकांश किन रंगों का प्रयोग किया गया? भीमबेटका के गुफाओं के चित्र में अधिकांश किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा लाल रंग का तथा सफेद रंग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना
किन रंग का प्रयोग किया जाता है, तो लाल रंग का और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं बेटा? मध्य प्रदेश। किस जिले में? रायसेन जिले में। किस जिले में? रायसेन जिले में देखने को ये मिलेंगी। चित्रकला का विकास किस काल में हुआ था बेटा? तो चित्रकला का विकास प्राग ऐतिहासिक काल में देखने को मिलेगा। चित्रकला का विकास प्राग ऐतिहासिक काल में देखने को हम लोगों ने सबसे पहले कहीं ना कहीं प्राप्त किया था। ठीक है, भारत के किस स्थान से प्रसतयुगीन चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में आप कहीं ना कहीं देखेंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इस युग की कहीं ना कहीं चित्रकला देखने को मिलेगी। भारतीय चित्रकला की प्रचलित शैलियाँ कौन कौन सी? भारत में जो चित्रकला की प्रचलित शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी? आधुनिक शैली है, दक्कन शैली है, अलीगढ़ शैली है, जम्बू शैली है, मुगल शैली है, गुजराती शैली है और अजंता शैली है, राजपूत शैली और आपकी कांगड़ा शैली है। तो ध्यान रखना, भारतीय चित्रकला में प्रचलित शैलियाँ जो हैं ये सारी शैलियाँ जो हैं ये आपकी किससे? भारतीय चित्रकला की प्रचलित शैलियाँ हैं। ठीक है, अजंता की चित्रकला के बारे में थोड़ा सा जान लें अगर हम लोग, तो ध्यान देंगे अजंता की चित्रकला के बारे में। तो अजंता चित्रकला भारत के किस जिले में है? तो पहली बात तो आपसे कहीं ना कहीं पूछ लेगा, अजंता चित्रकला जो है भारत के किस जिले में है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है ये आपका? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद किले में अजंता की कुल कितनी गुफाएं हैं? तो ध्यान दो बेटा, औरंगाबाद जिले में अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में, तो अजंता की कुल गुफाएं आप देखेंगे तो कितनी हैं? यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की दृष्टि से तो 29 ही हैं। परीक्षा की दृष्टि से कितने करने? 29 करने हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ स्रोत हैं वो 30 गुफाओं का वर्णन कर देते हैं। अजंता की गुफाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जो है वो किनका है? जातक कथाओं का, बुद्ध के जन्म से पूर्व से संबंधित है। भगवान बुद्ध के जन्म से पहले कहीं ना कहीं कुछ कथाओं का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। अजंता की गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अजंता की गुफाओं की खोज सर जॉन स्मिथ के द्वारा 1819 में की गई थी। बेटा किसने खोजा इसको? सर जॉन स्मिथ ने 1819 में इसकी खोज की थी। किसकी? अजंता की गुफाओं की खोज की थी। अजंता की किस गुफा में महात्मा बुद्ध के उपदेशों के चित्र है? तो 16वीं गुफा को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा महात्मा बुद्ध के कहीं ना कहीं उपदेशों को यहाँ पर रखा गया। मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में? तो मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की 16वीं गुफा में ही कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो कौन सी गुफा में देखने को मिलेगा बेटा? 16वीं नंबर की जो कहीं ना कहीं गुफा है। ठीक है, भारत के किस जिले में बाघ गुफाओं का कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है? तो भारत के किस जिले में बाघ की गुफाएं या बाघ चित्रकला का कहीं ना कहीं विकास देखने को मिलता है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में देखेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में? मध्य प्रदेश के धार जिले में आप देखेंगे कि यहाँ पर बाघ की गुफाओं को देखने को कहीं ना कहीं यहाँ पर चित्रों पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाघ की गुफाओं में कितने चित्र अधिकाधिक हैं? तो बाघ की गुफाओं की जब बात करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है? बौद्ध धर्म तथा सामान्य जीवन के चित्रण। क्या क्या है बेटा? बौद्ध धर्म की बात है, सामान्य जीवन के चित्रण की बात है। बाघ की गुफाओं को किस काल में चित्रित किया गया था? तो बाघ की गुफाओं को बेटा सबसे अगर पहले पूछेगा तो किस काल में इन बाघ की गुफाओं को बनाया गया था? तो गुप्त शासकों द्वारा यहाँ पर कहीं ना कहीं बनाया गया था। तो गुप्त काल में ही कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, एलिफेंटा की गुफा की बात करेगा तो कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है बच्चा? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाओं में किनके चित्र वर्णित है? तो एलिफेंटा की गुफा में भगवान शिव के चित्र कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे आपसे बोल रहा है एलोरा की गुफाएं भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे। तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो एलोरा की गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो एलोरा की गुफाएं आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगी। एलोरा की गुफाओं में किन धर्मों से संबंधित चित्र बने हुए हैं? तो यहाँ पर एलोरा की गुफाओं में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म से संबंधित कहीं ना कहीं चित्र को बनाया गया है। तो कितने धर्मों से संबंधित एलोरा की गुफाओं में? 3 धर्मों से संबंधित कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं में कहीं ना कहीं चित्रों को बनाया गया है। अकबरकालीन चित्रकला की बात करें तो हम लोग ध्यान दो बेटा, अकबर का समय जो है ये आपका कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? ये तो आपका संगीत से संबंधित, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चित्रकला यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या है? अकबर काल की प्रमुख चित्रकला जो है वो कौन सी है? अनवरी सुहावली। अनवरी सुहावली 1570 में रमनामा और अकबरनामा जब देखेंगे तो ये आपके किसके काल की है? अकबर के काल के कहीं ना कहीं ये चित्रकलाओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। ठीक है, अकबर के प्रसिद्ध हिंदू चित्रकार कौन थे? तो अकबर के जो प्रसिद्ध जो हिंदू चित्रकार थे वो कौन थे?
दसवंत जी का नाम सुना होगा और बसावन का नाम सुना होगा। किसका नाम बेटा? दसवंत जी और बसावन का नाम सुना होगा। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर ऐसा था कि आपने देखा होगा कि एक मूर्ति को अगर 4-4, 5-5 कहीं ना कहीं कलाकार बनाते थे, तब भी वो मूर्ति वो चित्र को देख करके बता देता था इसके हाथ पैर आंखें किसने बनाई, इतना कहीं ना कहीं जानकार था। तो ध्यान दो बेटा, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार जो थे बेटा कौन थे? लालचंद्र, गोवर्धन और विशन दास मंसूर और अबुल हसन आदि हुआ करते थे। ठीक है। जहांगीर ने अकबर की चित्रशाला का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो जहांगीर ने यहाँ पर जो अकबर की चित्रशाला का अध्यक्ष नियुक्त किया था वो किसको किया था? अकारिजा खां को किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना। किसे नियुक्त किया था? अकारिजा खां को नियुक्त किया गया था। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उज़्मा की उपाधि दी थी? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो किसको उपाधि दी थी? ये अब्दुल हसन को दी थी। किसको दी थी? अब्दुल हसन को कहीं ना कहीं दी थी। किसको दी थी? अब्दुल हसन को यहाँ पर दी थी। ठीक है, आगे। जहांगीर कालीन कौन सा चित्रकार विशेषतः पक्षियों तथा पुष्पों के चित्रण में निपुण था? ऐसा कौन सा चित्रकार था जो आपका विशेषतः पक्षियों और पुरुषों में कहीं ना कहीं निपुण था? तो उस्ताद मंसूर का नाम सुना होगा। क्या नाम था इसका? उस्ताद मंसूर जो था, यही कहीं ना कहीं पक्षी और इनके कहीं ना कहीं चित्र बनाने में निपुण था। जहांगीर ने अपने किस चित्रकार को ईरान के शाह अब्बास का चित्र बनाने हेतु भेजा था? ठीक है, तो किसको भेजा था बेटा? किसको भेजा था? बिशन दास को भेजा था। किसको भेजा था बच्चा? बिशन दास को यहाँ पर कहीं ना कहीं भेजने का कार्य किया था। ठीक है। शाहजहां के समय में जो चित्रकला का कहीं ना कहीं जो निपुण देखने को मिलेगा, तो शाहजहां के समय में चित्रकला में कहीं ना कहीं धार्मिक विषयों का वर्णन देखने को मिलेगा। जैसे आपने देखा रंग महल हो गया, ईसाई धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, विलासी जीवन आदि कहीं ना कहीं यहाँ पर देखेंगे तो शाहजहां के समय का कहीं ना कहीं चित्रकालीन कहीं ना कहीं युग है। ठीक है। पटना कलाम शैली जो है आपकी, ये आपकी किससे संबंधित? पटना कलम शैली जो है ये आपकी पटना कलम शैली में किसका चित्र दर्शाया गया? तो पटना कलम शैली में आपका प्रकृति चित्र कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। यहाँ पर कौन सा चित्र बेटा दर्शाया गया है? प्रकृति का जो कहीं ना कहीं चित्र यहाँ पर दर्शाया गया। पटना कलम शैली में किस पद्धति का प्रयोग होता है? तो बेटा पटना कलम शैली में ब्रिटिश जल रंग पद्धति का प्रयोग होता है। किसका बेटा होता है? ब्रिटिश जल रंग पद्धति का प्रयोग होता है। किस शैली में? पुरुषों की चित्र शैली कहा जाता है। किस शैली को बेटा? किस शैली को पुरुषों की चित्र शैली कहा जाता है? तो पटना कलम शैली को पुरुषों की चित्र शैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है। मधुबनी चित्रकला की बात अगर करें तो मधुबनी चित्रकला भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मधुबनी चित्रकला जो है आपकी बिहार के मिथिलांचल से संबंधित है। कहाँ से बेटा? मधुबनी कहाँ? बिहार के मिथिलांचल से संबंधित। मधुबनी चित्रकला की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी मुख्य विशेषताएं देखेंगे तो धार्मिक चटक रंगों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। धार्मिक चटक रंगों का प्रयोग। खाली जगह भरने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि फूल पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य आकृति की आंखें बड़ी बड़ी जैसे चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर मधुबनी में किया जाता है। ये इसकी कहीं ना कहीं विशेषताएं हैं। ठीक है ना। तो इनको कहीं ना कहीं आपको समझ के अच्छे से समझना है। ठीक है। कलमकारी चित्रकला के बारे में अगर आपने देखा है तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा कलमकारी चित्रकला के बारे में देखो तो कलमकारी चित्रकला की चित्रकला जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कलमकारी बेटा आपकी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है बच्चा? ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कलमकारी चित्रकला किस प्रकार बनाई जाती है? तो बेटा कलमकारी चित्रकला जो है ये सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप करके बनाई जाती है। तो कलमकारी जो है किससे बनाई जाती है बेटा? रंगीन सूती कपड़े पर क्या किया जाता है? इसको छाप करके बनाया जाता है। ठीक है ना। कलमकारी चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर वनस्पति के रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसमें किन रंगों का प्रयोग किया जाता है बच्चा? वनस्पति रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कलमकारी चित्रकला में मुख्यतः किस प्रकार के चित्र दर्शाए जाते हैं? बच्चे यहाँ पर किस प्रकार के चित्र दर्शाए जाएंगे? तो यहाँ पर धार्मिक चित्रों को कहीं ना कहीं दर्शाया जाता है। कौन से चित्रों को दर्शाया? धार्मिक चित्रों को। कलमकारी चित्रकला भारत के अलावा अन्य किस देश में प्रसिद्ध है? तो कलमकारी चित्रकला बेटा भारत के बाहर देखेंगे तो ईरान में। कहाँ देखेंगे? तो ईरान में। ठीक है। इतनी चीजें आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गई होंगी। टॉपिक बहुत सारे थे, समय बहुत कम था, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग रफ्तार से कहीं ना कहीं चल रहे हैं। ठीक है।
आगे अगर हम लोग बात करें विश्व के प्रसिद्ध चित्र और उनके चित्रकार की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लेना, मोनालिसा का नाम जानते होगे, ये वो वाली नहीं, कुंभ वाली नहीं। मोनालिसा चित्र के चित्रकार कौन है? तो लियोनार्डो दा विंसी हैं। ये आपके कुंभ वाली मोनालिसा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। शेष फूल चित्र के चित्रकार कौन है? तो शेष फूल की जब बात करेगा तो शेष फूल चित्र के चित्रकार जो है वो कौन है? बिशन दास सभी हैं, ठीक है। नारी चित्र के चित्रकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है बेटा? नारी चित्र के चित्रकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत माता चित्र के चित्रकार कौन है? जो भारत माता का चित्र बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, भारत माता के जो चित्रकार, जो भारत माता का जो चित्र बनाया गया उसके चित्रकार कौन है? अविंद्रनाथ हैं, अविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। शकुंतला वियोग चित्र के चित्रकार कौन सा? शकुंतला वियोग जो चित्र बनाया गया था उसके कौन है? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने शकुंतला वियोग का कहीं ना कहीं चित्र बनाया था। बाज चित्र के चित्रकार कौन है? तो बाज का जो चित्र बनाया गया था वो किसने बनाया? उस्ताद मंसूर ने बनाया था। किसने बनाया था? उस्ताद मंसूर ने बाज की गुफाओं में कहीं ना कहीं इसकी चित्रकारी करने का कार्य किया था, ठीक है। अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र कौन से हैं? तो शाहजहां की मौत। कौन से बेटा? शाहजहां की मौत, अभिसारिका और बुद्ध और सुजाता तथा भारत माता का कहीं ना कहीं जो चित्र बनाया था वो किसने बनाया था? अविंद्रनाथ ने बनाया था, ठीक है। काला घोड़ा चित्र आधुनिक काल के किस प्रमुख चित्रकाल का है? तो काला घोड़ा चित्र जो है ये आधुनिक काल में यामिनी राय का है। किसका बच्चा? यामिनी राय का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। गांधी जी की दांडी यात्रा, धृतराष्ट्र और गांधारी भीष्म प्रतिज्ञा जैसे चित्र किस प्रसिद्ध चित्रकार के हैं? तो नंदलाल बोस के हैं। किसके बच्चे? नंदलाल बोस के यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे उमा तपस्या तथा घायल बकरी को ले जाते भगवान बुद्ध का चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो यहाँ पर ध्यान दो बेटा, उमा तपस्या या घायल बकरी को ले जाते हुए भगवान बुद्ध का चित्र जो बनाया है वो किसने बनाया? नंदलाल बोस ने बनाया। किसने बनाया बच्चा? नंदलाल बोस ने बनाया। काला चांद किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है? तो बेटा काला चांद जो है सतीश गुजराल के द्वारा कहीं ना कहीं बनाई गई है। किसने बनाई है? सतीश गुजराल ने इसको बनाने का काम किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये सारी जो चित्रकला है ये कहीं ना कहीं भारत की संपूर्ण चित्रकला, स्थापत्य कला आपको एक वीडियो में देने का प्रयास किया गया है। कैसी क्लास रही? अपनी कहीं ना कहीं क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जरूर देना। धन्यवाद।